दोस्तों, तो स्वागत है आपका उत्तराखंड कोर्स की क्लासेस में। तो यहाँ पे हमारी जो अभी क्लास है वो है हिंदी क्लास। तो हिंदी क्लास हमने कल कवर करा था। हमारा जो टॉपिक था वो था वर्णमाला। तो मैंने बेसिकली आपको वहाँ पे वर्णमाला के बारे में बताया था कि वर्णमाला जो है आपकी किस तरह की वर्णमाला होती है। तो वर्णमाला हमने जैसे एक स्टार्टिंग से ही हमने पहले क्या पढ़ी है, वर्णमाला पढ़ी है। तो एक बार क्या कर लेते हैं, रिवीजन कर लेते हैं। फिर आज जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे स्वर और व्यंजन। अगर बेसिकली हमारे दोनों ही यहाँ पर क्या हो गए, दोनों ही कवर हो गए तो अच्छी बात है, नहीं तो हम उनको अच्छे से पढ़ते हुए स्वर का जो हमारा होगा उसकी डेफिनेशन, मतलब जो भी स्वरों के प्रकार हैं उनकी बात करेंगे। तो चलिए देखते हैं आज का पहले रिवीजन। तो वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। जैसे फूलों के व्यवस्थित समूह को, यानी कि फूलों को एक धागे में पिरोया जाता है, वैसे ही वर्णों को एक क्रम में रखा जाता है। यहाँ पे हम सिर्फ समूह ना बोलकर एक व्यवस्थित समूह कहेंगे। क्यों कहेंगे? क्योंकि अगर हम इन्हें एक फॉर्म में रखेंगे तो हमें क्या मिलता है, एक क्रम मिलता है, यानी कि एक व्यवस्थित यानी कि अल्टरनेट पैटर्न मिलता है, जिसमें क्या होता है कि हमारी चीज़ें बढ़ती जाती हैं। अगर हम ये व्यंजन जो होते हैं अगर स्टार्टिंग में रख दें और हम स्वरों को बाद में रख दें तो वो हमारी वर्णमाला नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि हमारे जो स्वतंत्र ध्वनियाँ आती हैं, स्वतंत्र जो भी स्वतंत्र ध्वनि है वो क्या है, स्वर है। तो सबसे छोटी चीज़ जो आती है सबसे पहले आती है। जैसे हमारा क्या होता है, अगर हम विज्ञान में पढ़ते हैं तो हमारा क्या होता है, जो अणु होता है वो परमाणु से मिलकर बनता है। किसी भी एक जो एलिमेंट होता है उसके अंदर क्या होते हैं, 3 तत्व होते हैं। इसी तरह से छोटे छोटे यानी कि सबसे मॉलिक्यूल जो होते हैं, सबसे छोटे पार्ट से हमारे क्या बनता है, हमारा कोई सा भी एलिमेंट बनता है। तो इसी तरह से हमारा क्या होता है वर्णमाला में, तो हमारी जो सबसे छोटी इकाई होती है वो क्या होती है, स्वर होती है। और इसके साथ जो आते हैं व्यंजन आते हैं। तो व्यंजन क्या होते हैं, इससे यानी कि स्वरों ये जो होती है स्वतंत्र ध्वनि होती है, ये क्या होती है, स्वतंत्र होते हैं। और जबकि व्यंजन क्या होते हैं, ये स्वतंत्र नहीं होते हैं। स्वतंत्र ये जो वर्ड स्वर है वो क्या है, स्वतंत्र है, और व्यंजन स्वतंत्र नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हमारा अगर हम क लिखे क, अगर हमारा क लिखा हुआ है तो ये क्या बनाया हुआ है, ये है हलंत के साथ क प्लस अ। अब यहाँ पे अ क्या है, यहाँ पर जो अ है आपका, ये जो अ है ये क्या है, स्वर है। ये जो अ है आपका, ये अ ये क्या है, स्वर है। तो ये हमारा स्वर है, और ये हमारा जो हलंत वाला है ये व्यंजन का एक क्या है, वर्ण है। तो इनसे मिलकर क्या बना है, हमारा क वर्ण मिला है। तो यहाँ पे हमारी स्वतंत्र नहीं है कि किसके साथ क्या है, स्वर जुड़ा हुआ है। तो हमारा यहाँ क जो है जो इस तरह के जो फॉर्म में है, तो इसलिए इन्हें कहेंगे अस्वतंत्र और इन्हें कहेंगे स्वतंत्र। क्योंकि अ किसी भी मेल से नहीं मिलकर बना है, यानी कि ई भी नहीं किसी से मिलकर बना है। तो इस तरीके से हमारे क्या होता है, स्वतंत्र और अस्वतंत्र होते हैं। अब हमारी बात करती है, तो हमने कल क्या पढ़ा था, स्वरों के कितने स्वर होते हैं। तो हमारी जो बेसिकली वर्णमाला होती है जो उच्चारण के लिए बोलने यानी कि उच्चारण के आधार पर होती है, वो क्या होती है, वो अलग टाइप की होती है, यानी कि हम बोलने में यूज़ करते हैं। और जो होती है जो लिखने में यूज़ करते हैं वो अलग टाइप की होती है। और जो हमारी मूल रूप से हमारी यूज़ की जाती है वो अलग होती है। मतलब क्या होता है कि नॉर्मली हम जब बातों में यूज़ करते हैं तो हमारी 10 यानी कि जो 10 स्वर होते हैं वो हमारे यूज़ किए आते हैं। यानी कि 10 जो होते हैं वो हमारे क्या होते हैं, हमारे नॉर्मली बोलने में यूज़ किए आते हैं। लेकिन हमारा कभी कभी इसमें ऋषि भी आ जाता है, तो इसे मूल रूप से 11 स्वर आते हैं। लेकिन अगर हम परंपरागत रूप से देखें, परंपरागत रूप में क्या हो जाता है, हमारे जो स्वरों की संख्या हो जाती है वो 13 हो जाती है, जिसमें जो है अयोग्य वाह वर्ण भी स्वर के अंदर आ जाते हैं। यानी कि स्वर के अंदर क्या आता है, अयोग्य वाह आ जाते हैं। लेकिन ये क्या है, ये स्वर नहीं होते हैं, ये क्या होते हैं, ये तत्सम शब्द हैं। ये क्या है, तत्सम शब्द हैं जो संस्कृत से लेकर आए हुए हैं। ये आप देखेंगे बेसिकली ये जो होता है ये होता है तत्सम। ये सिर्फ तत्सम शब्दों में ही आपको दिखने को मिलेगा। ये तत्सम और तद्भव, तत्सम यानी कि संस्कृत, तत्सम तद्भव अभी आप समझेंगे नहीं। तो यहाँ पर देख सकते हैं तत्सम कुछ शब्द होते हैं जो संस्कृत में ही यूज किए आते हैं। तो यहाँ पर आपका जो अ है वो भी संस्कृत में यूज किया आता है, अंग भी ज़्यादा संस्कृत में यूज होता है। कभी कभी इसका यूज किया जाता है हिंदी में हो जाता है। ये तत्सम तद्भव दोनों में यूज होता है, जबकि ये तत्सम शब्दों में ही यूज होता है। जैसे आप किसी का नाम बोल लिख रहे हैं तो मोहन लिख दिया आपने, मोहन। तो संस्कृत में अगर हम लिखेंगे तो मोहन लिख देते हैं। तो मोहन गच्छन्ति गच्छताः इस टाइप के जो लट लकार थे उसमें क्या आता है, आपका तत्सम शब्द आता है। तो विसर्ग बेसिकली जो होता है वो क्या होता है, तत्सम शब्द होते हैं।
और ये क्या होती हैं, ये जो आपका विसर्ग होते हैं ये क्या है, स्वतंत्र ध्वनियाँ नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इसके साथ अ जुड़ा हुआ है। देख आप अंग देखें, अगर आप अंग अंग देखते हैं तो अंग यानी कि ये क्या है, यहाँ पर अ है, अ प्लस म, अ प्लस म के फॉर्म में अगर इसे हम देखते हैं तो यहाँ पे अंग, ये जो अंग है वहाँ पे क्या है, ये स्वर है। ये स्वर कौन सा है, ये छोटा आ है आपका। तो ये क्या है, स्वतंत्र ध्वनियाँ नहीं है। क्योंकि स्वतंत्र ध्वनियाँ हमने किसे कहा था, स्वतंत्र ध्वनियाँ उसे कहा था जो किसी दूसरे के मेल से ना बना हुआ, जो किसी दूसरे के मेल से ना बना हुआ है। लेकिन जो अंग है वो क्या है, इससे बना हुआ है। इसी तरह से हम अ देखें, अगर हम अ देखें तो यहाँ पर अ प्लस ह, अ प्लस ह, इससे मिलकर क्या बना है, अह बना है, अह बना है अ प्लस ह। तो यहाँ पर भी आपका स्वर आ रहा है, तो इसलिए हम कहेंगे इन दोनों को स्वतंत्र ध्वनियाँ नहीं कहेंगे। ये मैं नोट करके अभी लिखवा दूंगी आपको। इसके साथ साथ हमारे जो स्वर हैं इनकी बात करते हैं। और हमने व्यंजन की बात करी थी, तो हमारे क्या होते हैं, 5 वर्ग होते हैं। 5 वर्ग में हमारा क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग होता है। जिसमें क्या होते हैं, जो लास्ट के होते हैं उन्हें अनुनासिक व्यंजन कहते हैं। बाकी पूरे वो कहते हैं स्पर्श व्यंजन कहते हैं, यानी कि क से च प वर्ग तक का जो वर्ग होता है स्पर्श व्यंजन कहते हैं। इसके अंतर्गत की ये कितने की संख्या होती है, 25, यानी कि 25 इसमें क्या होती है, संख्या होती है। इसके साथ साथ इसमें 2 शब्द आते हैं, एक आता है ड और एक आता है ढ। ये ढक्कन वाला होता है ढ और ये होता है ड। तो इन्हीं शब्दों के अंदर, इन्हीं दोनों शब्दों के अंदर क्या होते हैं, 2 अन्य व्यंजन भी जुड़े होते हैं, यानी कि 2 अन्य व्यंजन होते हैं। उसे हम बेसिकली ये इन्हीं से निकल कर आए हैं, उन्हें कहते हैं हमारा उत्क्षिप्त या द्विगुण व्यंजन। ये क्या होता है, इसके पीछे छिपे हुए होते हैं। मतलब अगर इनमें दोनों में हम बिंदु लगा देते हैं तो ये क्या बन जाते हैं, उत्क्षिप्त द्विगुण व्यंजन। और जो हमारी वर्णमाला में दिखाई देते हैं ये वो दोनों होते हैं। तो ये जो इससे बनते हैं, ये बेसिकली हमारी यहाँ पर जैसे पढ़ाई लड़ाई या इन चीज़ों में यूज़ किए आते हैं, तो ये इन्हीं से मिलकर बने हैं। ये वर्णमाला में दिखाई नहीं जाते हैं, लेकिन ये छिपे हुए होते हैं। इनकी संख्या 2 हो गई। फिर आते हैं आपके अनुप्रस्थ अंतस्थ व्यंजन, ये होते हैं 4। इसमें जैसे हम वर्णमाला पढ़ रहे हैं ना, क से हमने यहाँ पे म गए, म के बाद क्या आता है, य आता है, र आता है, फिर ल आता है, य रथ ल लट्टू वन, इस टाइप का आता है ना। तो हम लाइन से ही चल रहे हैं। तो यहाँ पे र से य से व तक क्या आता है, अंतस्थ व्यंजन होते हैं। फिर आता है स सर्जम, स षटपेरा, स षटकोण, ह हल। तो ये जो होते हैं 4, ये क्या कहलाते हैं, ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन क्यों कहलाते हैं, क्योंकि इसमें क्या निकलती है, ऊष्मा निकलती है। फिर इसके बाद आता है छ क्षत्रिय, त त्रिशूल और ग ज्ञानी। ज्ञानी में हमारी क्या होती है, वर्णमाला समाप्त हो जाती है। तो छ क्षत्रिय, त त्रिशूल और ग ज्ञानी, ये क्या है, इनके अंदर 2 शब्दों यानी कि 2 वर्णों का मेल मिलता है। तो यहाँ पे देखिए आप क, यानी कि इसका जो आधा भाग है वो क है और यहाँ पे स है। तो क स से मिलकर के बनाया, छ छतरी बनाया। तो त्रिशूल यानी कि तो है, यहाँ पर आपका तो आ रहा है हलंत के साथ वाला तो, इसमें अ नहीं जुड़ा है। और रो आ जाएगा आपका ये वाला रो। और इसी तरह जौ से अंग तक ये आ जाता है। और यहाँ पे एक अशब्द हो जाता है ऋषि। तो ऋषि को हम कभी कभी हमने जहाँ पे श्री बोलते हैं, श्रीमान बोलते हैं, तो वहाँ पे हमारा क्या होता है, श्री के फॉर्म में आता है। तो श्री जो होता है हमारा वो स प्लस रो के फॉर्म से होता है। तो हमारे संयुक्त व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, 4 होती है। तो हमारे जो टोटल जो हमारी बोल उच्चारण के आधार पर, यानी कि परंपरागत या उच्चारण के आधार पर जो हमारी वर्णमाला में संख्या होती है वो कितनी होती है, 52 होती है। यानी कि टोटल कितने होते हैं, 52। अगर हम सबका काउंट करें तो कितने होते हैं, 52 होते हैं। लेकिन मूल रूप से अगर हम नहीं मानक, यानी कि मूल रूप से जिसमें हम कहते हैं यूज़ करते हैं, उसे कहते हैं यूज़ करना। मतलब ये जो हमारी क्या होती है, दैनिक प्रक्रिया में यूज़ की जाती है, तो उसे क्या कहते हैं, मानक रूप या मूल रूप भी कह सकते हैं हम। तो उनमें क्या होता है, उनमें जो संख्या होती है वो कितनी हो जाती है, 45 हो जाती है। तो ये थी हमारी कल की रिवीजन क्लास। तो हम बढ़ते हैं आगे की ओर। आज हमारा जो होगा स्वर होंगे। तो स्वरों के प्रकार होंगे, यानी कि स्वरों के प्रकार जो होंगे अलग अलग टाइप के होंगे। अब हमने कितने स्वर लिखे थे, यहाँ पे 13 स्वर लिखे थे। ये क्या लिखे थे, 13 स्वर थे, जिसमें अयोग्य वर्ण जो है वो स्वर नहीं है, वो स्वर नहीं है, लेकिन इन्हें स्वर के साथ रख दिया गया है। ये स्वर नहीं आते हैं, मतलब इनका क्या आता है, इन्हें स्वर के साथ रख दिया जाता है। ये लेकिन ये क्या है, स्वतंत्र ध्वनियाँ नहीं है। क्यों नहीं है, यह अ और यह अ के मिश्रण में है, इसलिए ये स्वर स्वर क्या है, स्वतंत्र ध्वनियाँ है। तो हमारे अगर हम लिखने के फॉर्म में देखें तो हमारे जो स्वर आएंगे 13 आएंगे। और अगर बोलने के फॉर्म में देखें तो हमारे स्वरों की संख्या सिर्फ 10 ही होगी। कभी कभी ऋषि को ले लेते हैं तो वहाँ 11 हो जाती है। तो ये हो गई हमारी
स्वर। तो आज हम देखेंगे स्वरों के प्रकार, यानी कि वो भी अलग अलग टाइप से। कभी हमारे लिखने के आधार पर, कभी हम बोल रहे हैं तो हम बोलने के आधार पर भी हमारे 3 टाइप के स्वर आते हैं। एक तो स्वर, सबसे पहले जो हमारे स्वर आएंगे वो उनकी स्थिति के आधार पर, यानी कि क्या होता है, जैसे घर में होता है, कोई छोटा होता है, फिर बड़ा होता है, फिर मध्यम होता है, इस प्रकार का होता है। तो यहाँ पर हम स्थिति के आधार पर भी लिखेंगे। सबसे पहले क्या आएंगे, छोटे वाले स्वर आएंगे, यानी कि जिनसे वो क्या है, जो पूर्णतः स्वतंत्र है। पूर्णतः स्वतंत्र दोनों भी हैं, लेकिन जो आ है, जैसे हमारा अ है, अ से अनार है, वो क्या है, वो किसी के मेल से नहीं बना है, किसी के मेल से। लेकिन जो हमारा बड़ा आ है, वो जो बड़ा आ आया है वो किसके बाद आया है, छोटे आ के बाद आया है। तो अ प्लस आ भी कैपिटल आ बन जाता है। तो यहाँ पर हमारा जो हो जाता है बड़ा आ हो जाता है, जिसमें आम बन जाता है आपका। आप देखते हैं ना, वहाँ पे लाइन पीछे से एक लगाए थे लिखने के टाइम पर। तो इसी तरह से हमारी क्या होते हैं, ये दीर्घ में आते हैं। जैसे हमारा घर में होता है, एक छोटा होता है, एक बड़ा होता है। तो हम छोटे को पहले लिखते हैं और उसके बाद लिखते हैं बड़े को। तो इन्हें डिवाइड कर दिया है छोटे और बड़े के फॉर्म में। तो और एक कुछ स्वर ऐसे होते हैं जो इनमें दिखाई नहीं देते, कभी कभी यूज़ किए आते हैं, कभी कभी यूज़ किए आते हैं, उन्हें कहते हैं प्लुत स्वर। प्लुत स्वर भी हम देखेंगे। और उसके बाद हमारे नाक के आधार, ये सॉरी, यहाँ पे आपके बोलने के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण कि किस तरह से। अब बोलने में कैसे आएगा, या तो आपके की जीभ में से आपका कौन सा स्वर कहाँ किस भाग से निकल रहा है। अगर आगे से निकल रहा है, आगे के भाग से अगर उन स्वरों का क्या हो रहा है, कंपन हो रहा है, मध्य भाग से हो रहा है या फिर पश्चिम भाग से हो रहा है, तो इसके आधार पर है। और एक आपका है हवा और मुंह से हवा निकलने और नाक से हवा निकलने के आधार पर स्वर कौन है। तो इसमें क्या है कि अलग अलग टाइप है कि आप किस तरीके से उनको बोलते हैं। तो स्वरों का वर्गीकरण उनके बोलने के आधार पर है, बाकी कुछ नहीं है। और फर्स्ट जो है उनकी स्थिति के आधार पर है कि पहला, बड़ा, छोटा, इसके आधार पर है। तो ये हम देखते हैं आज स्वरों के बारे में और थोड़े से बेसिक पॉइंट। ये आपने देख लिया होगा। रिवीजन करना भी जरूरी है, क्योंकि क्या होता है, हम इससे पिछली चीज़ों को नहीं भूलते। तो हमारा साथ साथ रिवीजन होगा और अगली क्लासेज हम करते रहेंगे। इसलिए मेरे 10 या 12 मिनट जो है आपको रिवीजन कराने में निकल जाते हैं। तो अगर किसी को रिवीजन नहीं करना होगा तो आप ये वीडियो को आगे की ओर स्किप भी कर सकते हैं। तो वर्णमाला में आज जो हमारा है, वर्णमाला के अंतर्गत वो आएगा हमारा स्वर। यहाँ पर आ जाता है स्वर। स्वर, स्वर किन्हें कहते हैं, स्वतंत्र ध्वनि। स्वतंत्र ध्वनियाँ। सबसे छोटी इकाई क्या होती है, ध्वनि होती है। तो स्वतंत्र ध्वनियाँ क्या है, स्वर कहलाते हैं। स्वर के कहलाते हैं, स्वतंत्र ध्वनियाँ कहलाती है। अब स्वरों में मैंने आपको यहाँ पे लिखा दिया था, एक बार स्वरों को लिख देते हैं। अ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, छोटा अ ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ऋषि ऋषि, ऐसे। इसको यहीं पे लिख देते हैं, क्योंकि क्या होगा, हमें बाद में थोड़ी परेशानी होगी ना, तो इसको बीच में ही लिख देते हैं। नहीं तो मैं इसे हटाने की सोच रही थी कि इसका क्या था कि 10 स्वर थे हमारे, जो मूल स्वर थे, मानक स्वर थे, उनको लिख देते। तो यहाँ पे हम लाइन से लिख देते हैं। ए आए, ओखली, औरत, अंग से अंगूर, आहा, खाली। ये पढ़ा था ना हमने। और इसके साथ साथ एक स्वर और आ जाएगा, मतलब वो स्वर नहीं है लेकिन हम उसे लाके स्वर के साथ रख दिए गए हैं। तो ये हो जाते हैं हमारे स्वर। कितने हैं टोटल, कितने हैं स्वर, स्वरों की संख्या जो लिखने के आधार पर है। तो हम जो पढ़ेंगे, हम लेखन प्रक्रिया के आधार पर पढ़ेंगे।
तो यहाँ पर जो है 13 हो गए। तो स्वरों की मूल रूप से जो स्वरों की संख्या कितनी है वो कितनी हो जाएगी 13, यानी कि 13 जो है स्वरों की संख्या हो जाती है। अब यहाँ पे स्वरों के प्रकार, यानी कि स्वरों के प्रकार देखेंगे तो हमारे जो है स्वरों के प्रकार, सबसे पहले हम देखेंगे किसके आधार पर, उच्चारण के आधार पर। सबसे पहले हम देखते हैं उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर। उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर तो पहला जो वर्गीकरण आता है स्वरों का वो उच्चारण में लगने वाले, यानी कि उनको बोलने में कितना टाइम लग रहा है। तो यहाँ पर आपको उच्चारण में लगने वाले स्वरों के आधार पर जो होती है वो क्या होते हैं, तीन तरह से होते हैं। तीन तरह से होते हैं आपके, एक हो जाएंगे ह्रस्व स्वर, ह्रस्व स्वर, ह्रस्व स्वर। फिर आ जाएंगे आपके दीर्घ स्वर, दीर्घ दीर्घ स्वर। और फिर आ जाएंगे आपके प्लुत स्वर। ये हो गया आपके ह्रस्व स्वर में क्या होता है कि आपको ह्रस्व स्वर यानी कि सबसे छोटे। दीर्घ में क्या होता है, अब यहाँ पे दीर्घ में सबसे पहले इसमें देख लेते हैं कि दीर्घ में जो आते हैं ना दो तरह के स्वर आते हैं। ये जो दीर्घ स्वर है इसमें क्या होता है ना, जो दीर्घ स्वर है वो एक स्वर के अंतर्गत आते हैं। इनको हम कह देते हैं संधि स्वर। यहाँ पे कह देते हैं संधि स्वर, संधि स्वर। तो संधि स्वर में हमारा जो आ जाएगा, एक तो इसको थोड़ा सा इधर लिख देते हैं क्योंकि क्या हो जाएगा ना, सही हो जाएगा। यहाँ पर संधि स्वर में दो तरह के स्वर आते हैं। एक हमारा आ जाता है यहाँ पर दीर्घ स्वर, यानी कि वो दीर्घ स्वर, ये आ जाएगा हमारा दीर्घ स्वर, दीर्घ स्वर। और यहाँ पर आ जाता है हमारा दीर्घ स्वर, और दूसरा आता है हमारा संधि स्वर के अंतर्गत ही आते हैं। उनका नाम होता है संयुक्त स्वर। संयुक्त स्वर, तो संयुक्त स्वर होता है ये संधि स्वर के अंतर्गत आता है। अगर आपको संयुक्त स्वर यानी कि संधि स्वर नहीं दिखता है वहां पर और ऑप्शन में रहता है दीर्घ स्वर कौन से हैं, तो आप संयुक्त स्वर को भी दीर्घ स्वर में ही डालेंगे, क्योंकि यह है ये दीर्घ स्वर भी है और संयुक्त स्वर भी है, लेकिन ये क्या है संधि स्वर के अंतर्गत आते हैं। ये भी मिलाप से बना है और ये भी मिलने से बना है। जबकि ह्रस्व स्वर क्या है, सिर्फ छोटा है, यानी कि इनको बोलने में क्या लगता है कम समय लगता है। जैसे हमारा छोटा, सबसे पहले हम छोटा पढ़ेंगे तो छोटा अ, छोटी ई, छोटा ऊ। तो हमारे जो छोटे वाली चीजें हैं उन्हें कहेंगे छोटा ऊ। छोटे ए को क्यों नहीं पढ़ेंगे, तो ए जो है हमारा वो संयोग से बना है, छोटी ई और छोटा आ के, छोटी ई और छोटा आ के संयोग, यानी कि आप देखेंगे ना जहाँ पे हम क्या पढ़ते हैं संधि पढ़ते हैं, तो संधि पढ़ते हैं तो हमारी संधि में क्या होता है कि जुड़ना। तो वहाँ पे क्या होता है जब संधि होती है, यानी कि संधि विच्छेद होता है या फिर संधि होती है, तो वहाँ पे क्या होता है कि जब आ को ए से मिलाया जाता है तो क्या बनता है ए बनता है। जहाँ पे आपकी मात्रा कौन सी लग जाती है, एक लग जाती है। और जब क्या होता है बड़े वाले को मिलाया जाता है तो मात्रा क्या लग जाती है, दो लग जाती है। इसकी मात्रा इसी तरह से होती है। तो ये किसी ना किसी के संयोजन से ही बने हैं, और ये किसके संयोजन से बने हैं, आ और ई के संयोजन से बने हैं, इसलिए ये क्या आ जाते हैं, ये जो आते हैं संयोजन में आ जाते हैं। ये जो वाले आ जाते हैं ये होते हैं संयोजन में। तो ये जो 1 2 3 4 ये संयोजन में आया है, ये आपका जो ओ बनेगा वो ऊ के संयोजन से बनेगा, ये जो आपका बनेगा वो ई के संयोजन से बनेगा। किसके साथ, आ और आ के साथ। तो सबसे ज्यादा छोटे की बात करेंगे तो हम ए को नहीं लेंगे, यहाँ पर हमारे छोटे की बात आएगी तो हमारे क्या होगा, अ होगा,
और छोटी ई होगी और छोटा ऊ होगा। ये हो गया। तो ये छोटे वाले जो होते हैं ह्रस्व, ह्रस्व मीन्स छोटा, तो इसमें क्या लगता है, बोलने में कम समय लगता है, उन्हें कहते हैं ह्रस्व स्वर। अब दीर्घ स्वर की बात करें तो दीर्घ स्वर में कौन कौन सा आते हैं, दीर्घ स्वर के अंतर्गत कौन कौन सा आ जाते हैं, दीर्घ स्वर के अंतर्गत आते हैं बड़ा ई, बड़ा आ, बड़ा आ, बड़ी ई और बड़ा ऊ, बड़ा ई, बड़ा आ और बड़ा ऊ, ये जो आते हैं तीनों। अब मैंने आपको पहले ही बताया कि ए क्यों नहीं आया और आई क्यों नहीं आया। ये अगर आपको वहां पे संयुक्त स्वर नहीं दिया होगा ऑप्शन में, और दिया होगा दीर्घ स्वर, ह्रस्व स्वर, प्लुस स्वर, ऐसे दिया होगा, और इसमें आपको दिया होगा तो आप जो है ये संयुक्त स्वर को इसके साथ ही रख देंगे। लेकिन अगर आपको यहाँ संयुक्त स्वर दिया होगा तो संयुक्त स्वर जैसे हमारे संयुक्त व्यंजन थे वैसे ही कुछ कुछ क्या होते हैं, हमारे संयुक्त स्वर होते हैं। और उनकी उनकी जो नाम है वो है ए और आई, ओ और क्या है आओ। ये किस किस के संयोजन से, ये आ ई और ये आ, ये जो बड़ी वाली ई थी उससे संयोजन से बने हैं। इसी तरह से ऊ और आ के संयोजन से ओ बना है। इसी तरह से जो बड़े वाले से इनका बना है वो क्या बना है, आओ बना है। तो ये इस तरह से देखेंगे। अब प्लस स्वर क्या होता है हमारा, प्लस स्वर वो होते हैं जो क्या होते हैं हमारे उसमें होते तो हैं लेकिन कभी कभी यूज किए आते हैं। और ये क्या होते हैं, जैसे आपका ये ओम और यहाँ पर आपका क्या है अनुस, इस तरीके से। इनका क्या होता है, इनको बहुत ही ज्यादा खींचना पड़ता है और ये कभी कभी यूज होते हैं, ये दिखाई नहीं देते, मतलब हमारे स्वर की वर्णमाला में लेकिन लेकिन अगर हम स्वर की बात करें तो यहाँ पर हमारे दो होते हैं, एक होता है ओम के फॉर्म में और होता है श के फॉर्म में। तो ये जो होते हैं दो जो होते हैं वो क्या होते हैं, इसे कहते हैं श्वास लंब, श्वास लंब इसे कहते हैं, श्वास लंब। और इसे कहेंगे ओम, ऐसे लिख देते हैं। और यहाँ पे इसको कहते हैं श्वास लंब, इसे कहेंगे श्वास लंब। बहुत ज्यादा इसमें क्या लगती है, लंब, लंबी लंबी सांस लगती है तो इसे कहेंगे श्वास लंब। अब ये हो गए स्वरों के वर्गीकरण, उच्चारण के लगने के साथ। एक बार देख लीजिए, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, संयुक्त स्वर और प्लुत स्वर। दीर्घ स्वर जो है वो संधि स्वर के अंतर्गत आते हैं। तो ह्रस्व स्वर, संधि स्वर, प्लुत स्वर। संधि स्वर के अंतर्गत दो तरह के होते हैं, दीर्घ स्वर और संयुक्त स्वर। ये दोनों एक ही उसमें है। और ये क्या आते हैं, हमने अलग अलग कर दिया है। दीर्घ यानी कि बड़े हो गए और जैसे ये छोटे हो गए। संयुक्त स्वर क्या होते हैं, इन दोनों के मेल से मिलकर बनते हैं संयुक्त स्वर। और अगर ऑप्शन में आपको संधि स्वर ना दिया हो, संयुक्त स्वर ना दिया हो, दीर्घ स्वर दिया हो तो आप इनको भी किस में करेंगे, दीर्घ स्वर में ही डाल देंगे। प्लुत स्वर की बात आए, जो स्वर होते हैं लेकिन दिखाई नहीं देते हैं, इनको बोलने में अधिक समय लगता है, बहुत ज्यादा श्वास यानी कि बोलने में बहुत ज्यादा सांस की जरूरत पड़ती है। जैसे ओम और श्वास लंबी, ये क्या होते हैं, प्लुत स्वर होते हैं। तो बढ़ते हैं आगे की ओर। तो ये था उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर कि कितना टाइम लगता है। तो ये सबसे ज्यादा ह्रस्व, फिर दीर्घ, फिर संयुक्त, फिर प्लुत, ये हो गए। अब आगे बढ़ते हैं दूसरे टाइप कितने प्रकार के मैंने कहा था, जैसे आपके ओठों के आधार पे होता है और जीभ के आधार पे होते हैं स्वरों का वर्गीकरण। और क्या होता है, हवा मुंह से नाक निकलने के आधार पर, नाक से हवा निकलने के आधार पर होता है। और होता है मुंह खुलने के आधार पर। तो हम देखते हैं यहाँ पे जीभ, जीभ के आधार पर। जीवा जीव जीव प्रयोग के आधार पर। जीव प्रयोग के आधार पर, आधार पर। तो यहाँ पे आता है, एक हमारा जो जीभ का भाग होता है वो होता है अग्र, मध्य और यहाँ पे पश्चिम। तो अग्र भाग यानी कि अग्र, और यहाँ पे हो जाएगा मध्य, और यहाँ पे हो जाता है पश्चिम, पश्चिम यानी कि पीछे। पीछे यानी कि पश्चिम, अग्र और मध्य और क्या होता है, पश्चिम होता है।
तो आगे जो आपके अग्र यानी कि आपके जीभ के 3 पार्ट होते हैं, एक होता है ये, और एक होता है मध्य का भाग, और एक होता है कंठ के पास में। तो ये 3 भाग जो होते हैं इनसे अलग अलग स्वर निकलते हैं। जैसे अगर हम आ की बात करें, आ, तो हमारी आ किससे भाग से निकलता है, इसकी बात करता है। तो जो आपके ये जो कंपन होती है जीभ में, फर्स्ट भाग में अगर कंपन हो रही है तो उसे कहेंगे अग्र स्वर। किसी स्वर को बोलने पे अगर अग्र भाग में कंपन होती है तो उसे कहते हैं अग्र स्वर, और मध्य भाग में अगर कंपन होती है तो उसे कहते हैं मध्य स्वर कहते हैं, और अगर पीछे यानी कि पश्च भाग में स्वर कंपन होती है तो उन्हें कहते हैं पश्च स्वर। अभी हम स्वरों की बात कर रहे हैं तो हम स्वरों को ही लेकर चलेंगे, अभी व्यंजन की बात नहीं हो रही है। तो यहाँ पे स्वरों कहेंगे तो अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। अग्र स्वर में जो आपके आते हैं वो आते हैं ई ई ए ऐ। अगर आप बोलेंगे ई ई ए ऐ, ई ई ए ऐ, तो आपकी जो स्टार्टिंग का जो पार्ट होता है जीभ का, वो क्या होता है, वो कंपन करता है। तो ई ई ए ऐ, ई ई ए ऐ क्या होता है, वो होता है हमारे अग्र पार्ट में। जबकि मध्य में क्या आता है, आ जो होता है हमारे मध्य में होता है, और बाकी के जो होते हैं वो किस में आता है, पश्चिम में आता है। तो ऐसे याद करेंगे, जो मध्य वाला है उसको याद कर लीजिए सबसे पहले। तो मध्य वाला जो था आपका क्या था, मध्य स्वर में अ था। अ जो आपका छोटा अ होता है वो कहाँ से आता है, छोटा अ आता है यहाँ पर आपके मध्य स्वर, यानी कि मध्य भाग से बोला जाता है, जीभ के मध्य भाग से। जबकि अग्र स्वर की बात करेंगे तो ई ई ए ऐ। तो ई ई ए ऐ क्या है, आपके ये जो फर्स्ट भाग है वो क्या कर रहा है, कंपन कर रहा है। तो ये हो जाएगा हमारा ई ई ए, और यहाँ पर आई, ये हो गए। बाकी सब जितने भी बचे थे उनको किस में डाल दीजिए, इसमें डाल दीजिए। आ हो गया आपका। आ के बाद ऋषि को हम लेंगे नहीं, क्योंकि ऋषि को क्या कर रहे थे, ऋषि जो है आपके मूल स्वरों में नहीं आता है। तो मूल स्वरों में नहीं आता है तो यहाँ पे आपका जाएगा ऊ, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, और यहाँ पर ओ, और ये हो जाएगा आपका औ। औ ये सारे क्या है, पश्च भाग से, यानी कि जीभ की पश्च भाग जो होता है इससे क्या करता है, कंपन करता है। तो पश्च स्वर के कराएंगे तो मध्य भाग के करेंगे। सबसे पहले तो मध्य भाग में आ जाता है आपका आ जो ले लेते हैं वो कहते हैं पश्च। स्टार्टिंग वाले को लेते हैं, सॉरी मध्य वाले को लेते हैं। स्टार्टिंग वाले में आपके जो आ जाता है कंपन करता है वो करता है ई ई ए ऐ, ई ई ए ऐ। तो एक दो बार आप बार बार करेंगे तो आपको यहाँ पे याद हो जाएगा। आप वहाँ पे कहते हैं थोड़ा सा प्रैक्टिकली करके देखेंगे तो आपको यहाँ पे अच्छे से सब चीज़ें समझ में आने लग जाएगी। तो ई ई ए ऐ जो होता है वो क्या होता है, अग्र में होता है। आ जो होता है हमारे पश्चिम में होता है। इसके अलावा जो भी स्वर बचे थे वो किस में आता है, सॉरी ये मध्य में होता है, और ये जो इसके अलावा बचते हैं वो पश्चिम में आ जाते हैं। पश्चिम में आपका क्या बचता है, कैपिटल आ, स्मॉल ऊ, वो कैपिटल ऊ, स्मॉल ओ और औ, ये सारे होते हैं। यानी कि बड़ा आ, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ओ और औ, ये सारे कहते हैं पीछे वाले भाग से यहाँ पर कंपन होती है। तो ये हो गया हमारा जीभ या जीवा के प्रयोग के आधार पर। ये किस आधार, ये क्या था, दूसरा, यानी कि दूसरा जो टाइप है आपका, जो पहला था उच्चारण यानी कि बोलने में समय लगने का आधार पर था, दूसरा था जीभ के आधार पर। तो जो अग्र भाग होता है वो ई ई ए ऐ होता है, पर मध्य वाले में जो होता है वो आता है आ सिर्फ, और बाकी जो आता है कैपिटल आ, बड़ा आ, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ओ और औ किस में आता है, पश्चिम में आता है। ये हो गया हमारा जीवा के आधार पर। अब आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं अब कौन सा बचाता है यहाँ पर। एक बार इसको अच्छे से करने के लिए फिर से अभी थोड़ा सा रिवीजन करेंगे। तो यहाँ पे हमारा जो तीसरा आएगा, तीसरा जो होगा ओठों के आधार पर। तो आपके जो जब कहते हैं किसी भी चीज को, ध्वनि को बोलते हैं, क्या होता है कि जो समस्त भाग होता है, जो मुंह का समस्त भाग होता है, हर एक पार्ट क्या करता है, अपनी अपनी वहाँ पर इम्पोर्टेंस दिखाता है। जैसे हमारा क्या होगा, हमारे मुंह में ओठ हैं, यानी कि ओठों के आधार पर, ओठों को होठो कहते हैं, तो इसके आधार पर होता है। जीभ के आधार पर होता है मुंह खुलने के, कि हमारा मुंह कितना खुल रहा है, इसके आधार पर स्वरों का वर्गीकरण होता है। और एक और चीज़ है वो है नाक, वो नाक और मुंह से हवा के आधार पर। किसी को बोलने में ज़्यादा हवा निकलती है, मतलब क्या होता है, मुंह से वायु का क्या होता है, आदान प्रदान होता है। तो ये सारी चीज़ें किसी में ज़्यादा लगता है और किसी में क्या लगता है, कम, यानी कि श्वास लेने में, हवा निकलने में क्या होता है, यहाँ पर कम और ज़्यादा से मतलब है। तो फर्स्ट हम आप देखेंगे तीसरा पार्ट जो होगा हमारा वो क्या होगा, ओठो।
ओठो कहेंगे, ओठो या फिर होठो। ये सही नहीं लगता है तो इसलिए हम क्या लिख देते हैं, आप समझ सकते हैं, ओठो। ओठो यानी कि जो आपके ओठों के आधार पर कि किस प्रकार के ओठों से क्या हो रही है, वहां पर आपको पता चल रहा है कि स्वरों कौन सा स्वर आपके किस तरीके से निकल रहा है। ओठों के आधार पर, ओठों के आधार पर, ओठों की स्थिति, ओठों की स्थिति कि किस तरह की स्थिति में है ओठ, ओठों की स्थिति के आधार पर वर्गीकरण, वर्गीकरण। तो ओठों की स्थिति के आधार पर क्या होता है कि वर्गीकरण होता है। ओठों की स्थिति के आधार पर, तो ओठो, अब ओठों की स्थिति के आधार पर अभी बड़ी अजीब सी बात आ गई, ओठों की स्थिति क्या है, कैसे ओठों की अलग अलग स्थिति होगी। तो ओठों की स्थिति क्या होता है, एक होता है एकदम गोल हो जाता है, मतलब क्या होता है, वृत्त जैसा बन जाता है हमारा कोई चीज़ बोलने में। और एक क्या होता है, नॉर्मल होता है, मतलब जैसे मैं अभी आपसे बात कर रही हूँ तो यहाँ पे क्या हो रहा है, नॉर्मल है। लेकिन किसी वर्णों को बोलने में, यानी कि वर्णों को बोलने में क्या होता है कि ओठों की जो स्थिति होती है वो वृत्त रूप में है। जैसे हम ऊ बोले तो हमें क्या लग रही है, ज़्यादा हमें क्या हो रहा है, यहाँ पर ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ रहा है, ऊ। तो हमारे ओठों की जो स्थिति हो जा रही है वो क्या हो रही है, वृत्त रूप में हो जा रही है। ऊ बोले तो व्रत रूप में हो जा रही है, बड़ा ऊ बोले तो भी व्रत रूप में हो जा रही है, ओ बोले ओ तब भी हमारे ओठों में क्या हो रहा है कि व्रतमुखी हो जा रहे हैं। और हमारा जो चौथा वर्ड है वो औ बोले तो वहाँ पे भी व्रत के फॉर्म में हो जा रहा है। तो वो वर्ड जिसमें क्या हो जा रहा है, व्रत के फॉर्म में हमारे ओठों की स्थिति आ जा रही है, उन्हें कहेंगे व्रतमुखी। और जिन्हें में नहीं होती है उनको कहते हैं अव्रतमुखी। तो दो तरह से आप याद कर सकते हैं ओठों की स्थिति के आधार पर, एक होते हैं व्रतमुखी और दूसरे होते हैं अव्यतमुखी। व्रतमुखी, अव्यतमुखी, व्रतमुखी और अव्यतमुखी, इस तरह पे क्या होता है, ओठों की स्थिति के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण होता है। स्वरों का वर्गीकरण, तो यहाँ पे हमारा व्रतमुखी और अव्रतमुखी। तो यहाँ पे हम देखेंगे व्रतमुखी, व्रतमुखी। और यहाँ पे क्या होता है, अव्रतमुखी, अव्रतमुखी। तो दो ही तरह से जो होता है ओठों की स्थिति में आधार पर क्या होता है, इनका वर्गीकरण होता है। ओठों की स्थिति के आधार पर ही इनका वर्गीकरण होता है। तो लाइट आ गई है, तो यहाँ पर ओठों की स्थिति के आधार पर वर्गीकरण होता है। तो यहाँ पर जो हमारे सबसे पहले हम देखेंगे व्रतमुखी, जिनको बोलने में क्या लग रहा है, हमें ओ लग रहा है, ओ करके, मतलब हमारे ओठों की स्थिति क्या हो रही है, व्रत के फॉर्म में आ जा रही है। तो व्रतमुखी में क्या होता है कि व्रत के फॉर्म में आती है। तो हमारा ऊ हो गया, आप वहाँ पे प्रैक्टिकली करके देखेंगे, ऊ ऊ ओ आओ। और एक और आ जाता है जैसे आओ, आओ जो होता है ना, आओ मतलब क्या होता है, मैं इसको लिख के बताऊंगी। आओ मीन्स होता है ये ओ, ओ होता है, ये ओ होता है। ये कहाँ यूज होता है, डॉक्टर में यूज होता है। यानी कि इस तरह के जो वर्ड आते हैं वहाँ पे क्या होता है, अ होता है। अब ये देखेंगे कि यहाँ तो हमने स्वरों में पढ़ा ही नहीं था, ये कहाँ से आ गया। तो ये जो अ है ये कहाँ से लाए हैं, इंग्लिश यानी कि अंग्रेजी वर्ड है ये। क्या है, अंग्रेजी, ये अंग्रेजी वर्ण है, ये अंग्रेजी से लेके आए हैं, अंग्रेजी वर्ण है ये। यानी कि जैसे हमारा क्या होता है, डॉक्टर है, कोई से भी अंग्रेजी को हम क्या लिखते हैं, जब हिंदी के फॉर्म में लिखा जाता है वहाँ, तो उस फॉर्म में लिखते समय हम क्या देखते हैं, इस तरह का एक चिन्ह देखते हैं। तो ये जो है अंग्रेजी में ही आता है। तो ये इस टाइप का, जैसे हॉस्पिटल हुआ, हॉस्पिटल भी क्या है, एक अंग्रेजी शब्द है। हॉस्पिटल क्या है, अंग्रेजी शब्द है। तो हॉस्पिटल में यहाँ पे जैसे आपका हॉस्पिटल हो गया, हॉस्पिटल, हॉस्पिटल इस टाइप का हुआ। तो ये भी क्या है, हॉस्पिटल को हम इंग्लिश में ही तो लिखते हैं, हॉस्पिटल, हॉस्पिटल। तो हॉस्पिटल हमारा हिंदी में जब हम इसको देखते हैं, उच्चारण करते हैं, तो हमारा हॉस्पिटल ऐसे लिखा जाता है। ऐसे ही ये क्या है, डॉक्टर है, इसकी कोई मीनिंग थोड़ी हुई, इसकी मीनिंग क्या हुई, जैसे हमारा क्या होता है, चिकित्सक होता है, चिकित्सक, चिकित्सक हिंदी में तो ये चिकित्सक हुआ।
लेकिन इंग्लिश में जो है ये डॉक्टर है, डॉक्टर को इस तरीके से हिंदी के फॉर्म में उच्चारण कराया जाता है, तो ये हो जाता है डॉक्टर। तो ये ओ जो आया था वो कहाँ से है, अंग्रेजी शब्द है, तो ओ कहाँ है, अंग्रेजी शब्द है। तो हमारा जैसे पहला क्या है, हमारा छोटा ऊ हो जाएगा व्रतमुखी में, दूसरा आ जाएगा बड़ा ऊ, और तीसरा आ जाएगा हमारा ओ, और चौथा आ जाएगा हमारा औ। यहाँ पर भी हमारे क्या हो जाएंगे, ओटो की स्थिति व्रत के फॉर्म में आएगी। और यहाँ पर हमारा जो एक वर्ड आया है उसे कहते हैं औ। औ कहते हैं, ये क्या है, अंग्रेजी वर्ड है, इंग्लिश इंग्लिश वर्ड, इंग्लिश वर्ण है। ये क्या है, इंग्लिश वर्ण है, ये इंग्लिश से यानी कि अंग्रेजी से लेके आए हैं। तो इंग्लिश वर्ण जो है वो क्या है, अ है। तो यहाँ पर आप देखेंगे स्वर्ण वाला में नहीं मिलेगा, लेकिन ये यहाँ आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा जितने भी हैं वो इसमें डाल दीजिए। तो यहाँ पे आपका कौन सा बचता है, अ बचता है। इसमें क्या होता है, अव्रत बनता है, इसमें आ बनता है, मुंह खुल जाता है ना। तो ओटो की स्थिति क्या होती है, व्रतमुखी नहीं होती है। ई में भी ऐसे ही होता है, बड़ी ई में भी इस तरीके ही होता है। और आपका कोई और सा वर्ण बचा, ये आपके दो होते हैं जो ए और आई, ये भी इस तरीके के होते हैं। तो ए आई ई उ ई ए और आ, ये सारे क्या हैं, ये सारे जो हैं अव्रतमुखी हैं। अव्रतमुखी क्या हो गया आपके, जिनमें व्रत होठों की स्थिति कैसी हो जाती है, व्रत के फॉर्म में हो जाती है। तो उ ओ औ और औ, ये इसमें क्या हो जाएगा, व्रतमुखी हो जाएगा। तो इस तरीके से आप देखेंगे यहाँ पे व्रतमुखी और अव्रतमुखी। तो ओठों की स्थिति, ओठों की स्थिति या होठों की स्थिति, ऑटो को ऑटो भी कहते हैं, ऑटो भी कहते हैं ऑटो को। तो ऑटो की स्थिति यानी कि स्थिति के आधार पे था, जबकि वहां पे क्या था, जीव के जो जीव से जो कौन से भाग से हमारा ये शब्द निकलता है उसके आधार पे था। अब देखते हैं हम, ये था आपका तीसरा, ये था आपका तीसरा तरीके का। अब आते हैं चौथे प्रकार के। अब क्या आएगा, अब हमें बोलने में क्या क्या चीजों को यानी कि कौन कौन से भाग हमारे क्या कर रहे हैं, यहाँ पर काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमारे जो भाग आते हैं, अब हमने क्या कर लिया है, जीभ कर ली है, ओठ कर लिए हैं, और बाकी इसके बोलने के आधार पे कर लिया है। अब बात करते हैं मुंह खुलने के आधार पर। मुंह खुलने, बंद होने के आधार पर, आधार पर। तो मुंह खुलने और बंद होने के आधार पर ये चार प्रकार के होते हैं। एक तो हमारा क्या है कि पूरा मुंह खुला है, दूसरा आधा खुला है, बंद है और आधा बंद है। तो ये कहेंगे कैसी पागल बनती है, जिसमें पूरा मुंह खुला है तो उसमें आधा मुंह खुला है तो आधा बंद ही हुआ। और ये क्या है, अलग अलग टाइप से बांट दिया है। अगर हम खोल रहे हैं, बंद कर रहे हैं, उस टाइप में है ये। तो पूरा मुंह खुलने के आधार पर, आधा मुंह खुलने के आधार पर, जब हम क्लोज करते हैं मुंह को तो वहाँ पे आधा ही मुंह बंद होता है, और जब हम पूरा बंद कर देते हैं तो उसे कहते हैं क्लोज। तो यहाँ पे हम अगर डाल दें तो क्लोज हो जाएगा, क्लोज। और यहाँ पे हाफ क्लोज, हिंदी में भी लिखूंगी मैं अभी इसको। और ये क्या हो जाएगा, हाफ, हाफ ओपन। और यहाँ कितना हो जाएगा, ओपन। फुल क्लोज लिख देती हूँ यहाँ पे, फुल क्लोज, और यहाँ पे फुल ओपन। इसे क्या कहेंगे, अभी इसे क्या कहेंगे, जो आपका ओपन है, ओपन को कहते हैं विवृत, वृत्त, वी, ये नीचे लिख देते हैं, कोई बात नहीं, ऐसे कर लेते हैं। विवृत, विवृत किसे कहते हैं, विवृत यानी कि पूरा खुल जाना, पूरा मुंह खुलना। और दूसरा जो आता है आपका हाफ विवृत, हाफ विवृत, विवृत, हाफ विवृत, हाफ विवृत कहते हैं अर्ध विवृत, अर्ध विवृत। और इसे कहते हैं समृद्ध, समृद्धि, समृद्ध, 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 समृद्ध। और इसे कहते हैं अर्ध समृद्ध, अर्ध, अर्ध समृद्ध।
तो यहाँ पे पूरा मुंह खुला होगा तो विवृत, और पूरा बंद होगा तो संवृत, और यहाँ पर आप खुला होगा। अभी कहेंगे कि बंद करके कैसे बोला जाता है। तो क्या होता है कि बोलते हैं लेकिन मुंह का जो मुंह होता है वो पूरा नहीं खुलता है, हल्का सा खुलेगा, वहाँ पर हल्का सा ही खुलेगा, और आधा खुलेगा तो उसे कहेंगे अर्ध संवृत। और अगर हाफ ओपन होगा, सॉरी हाफ हल्का बंद होगा तो उसे कहेंगे आधा बंद होगा। और यहाँ पे विविध फुल खुलता है आपका आ, जब आप आ बोलते हैं। जब आप आ बोलते हैं आ, तो आपका क्या होता है, पूरा मुंह खुल जाता है। आ बोलेंगे तो क्या होगा, पूरा मुंह खुल जाएगा। आ करने में जैसे आप किसी को बुला रहे हैं आ, तो पूरा क्या होता है, पूरा मुंह खुलता है। ये जो मुंह होता है आपका पूरा खुला होता है, तो इसे कहते हैं आ। जो आ जाता है विपरीत में आता है। और हाफ क्लोज में, फुल क्लोज में जो आ जाता है आपका वो ई, ई उ उ, ई ई उ उ, ई ई उ उ, ई ई उ उ। ये जो आपके दांत होते हैं ना ये बंद हो जाते हैं, इसे होता है ई ई उ उ। तो ऐसे बोल सकते हैं हम ई ई उ उ, ई ई उ उ। तो हाँ, इसमें हो जाता है ई, ई उ उ। ये जो हो गए ये किसमें हो गए, फुल क्लोज में। दो चीजें पहले याद कर लीजिए। जैसे आ जो होता है वो क्या होता है, पूरा आपका जो ये दांत है ना ये बंद खुले होते हैं, और जो दांत बंद होते हैं वो ई ई ऊ में क्या होते हैं, बंद होते हैं। और इसके अलावा जो आता है हाफ ओपन में आपका आ जाता है, हाफ ओपन में आता है ए आई, ए आ आई, आ आई, आ आई, औ ओ, औ, और यहाँ पर आ जाएगा ओ। ये क्या होते हैं, ये जो होते हैं हाफ ओपन होता है इसमें। आ आ आ क्या होगा, हल्का सा खुलेगा आ, ए, ओ, औ ओ, और ये यहाँ ओ। ये क्या हो जाएगा आपका, हाफ ओपन में हो जाएगा। और इसके अलावा जो भी बचे उन्हें किस में डाल दीजिए, हाफ क्लोज में डाल दीजिए। तो हमारा जो ये बचता है ये हो जाता है हमारा ए, और यहाँ पे बचता है ओ। तो तरीका जो है याद करने का वो आपको, फुल ओपन में आ, फुल ओपन में आ। बाकी ई ई उ किस में आ रहा है, क्लोज में आ जा रहा है। ई ई उ किस में आ जा रहा है, क्लोज में आ जा रहा है। हाफ क्लोज में ए ओ आ जा रहा है। छोटी चीजें याद कर लेते हैं पहले, बाद में बड़ी चीजें हो जाती है अपने। तो हाफ क्लोज में क्या हो जाएगा, ए और ओ हो जाएगा। इसके बाद जो बचेंगे बाकी वो आप किस में डाल दीजिए, हाफ ओपन में डाल दीजिए। यानी कि इसमें थोड़ा एक्सपेरिमेंट करके दे, और याद करने का तरीका है कि फुल ओपन आ, और हाँ फुल क्लोज आपका ई ई उ, और ए ओ किस में आ गया आपका, अर्ध, यानी कि अर्ध संविवृत में आया था। नाम तो ये आएगा समृद्ध और विवृत, अर्ध समृद्ध और अर्ध विवृत में जाएगा वो आ जाएगा आ ए ओ औ। ये हो गया आपका खुलने और बंद होने के आधार पर। अब इसके बाद देखते हैं हम इसके आधार पर, इसके बाद हम देखते हैं, फटाफट देखते हैं क्योंकि हो रहा है टाइम। ये था आपका चौथा, ये था चौथे प्रकार का। अब आप देखते हैं हवा, मुंह व नाक से हवा निकलने के आधार पर, मुंह व नाक से हवा निकलने के आधार पर। तो मुंह व नाक से हवा निकलने के आधार पर, यहाँ पे देखते रहिए ये स्वर है हमारे। तो जो मुंह व नाक से हवा निकलने के आधार पर, मुंह व नाक से हवा निकलने के, ये मुंह व नाक से हवा निकलने के आधार पर होते हैं। मुंह व नाक से मुंह व नाक से हवा निकलने के आधार पे। तो दो ही प्रकार के होते हैं इसमें भी। एक होते हैं हमारे जिसमें सिर्फ मुंह से निकलती है हवा, और एक होते हैं मुंह व नाक दोनों से निकलती है, नाक से, नाक दोनों से निकलेगी। मतलब बोलेंगे ना तो हम क्या होगी
कि जो वायु का जो आदान प्रदान होगा, मतलब वायु का जो भी होगा वो क्या होगा, दोनों से होगी। तो आप देखेंगे कि कुछ कुछ शब्द ऐसे होते हैं, कुछ कुछ शब्द होते हैं जिसको कहते हैं नाक से बोल रहा है। कुछ कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिसे कहते हैं कि नाक से बोल रहा है। तो वो उसमें नाक से बोलने का मतलब क्या होता है कि वो उसमें क्या होती है, नाक से कंपन आती है, यानी कि नाक से भी वायु निकलती है। तो उसे कहेंगे जैसे अंग, 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 आ, और एक और आ जाता है आपका ई। तो ये सारे जो शब्द हैं ये क्या होते हैं, सॉरी वर्ण हैं, ये क्या होते हैं, नाक से निकलने होते हैं। तो मुंह से जो, मुंह व नाक दोनों से बोलने में, मुंह से तो आ ही रहा है क्योंकि मुंह से तो बोलेंगे तो तभी तो हवा निकलेगी। तो मुंह से तो हर एक वर्ण बोलेंगे, लेकिन जिसमें नाक से क्या होता है, नाक से भी सुर मतलब वर्णों की, हवा की वो उपस्थिति पता चलती है। वो कौन कौन से शब्द होते हैं, वो शब्द होते हैं, वो वर्ण होते हैं आपके आ, आ, ये आपने देखा होगा, एक सिर्फ पॉइंट होता है और एक इस टाइप का होता है। तो ये आ जो आता है, जैसे आपके महिलाएं लिखा आपने, महिलाएं, महिलाएं, महिलाएं लिखे, या फिर आपने सपोज महिलाएं लिखा, महिलाएं, महिलाएं लिखा। आप ऐसे तो लिखते नहीं है, महिलाएं इस तरीके से लिखते हैं। तो जब इस तरीके से लिखते हैं तो ये एक और स्वर आता है इसमें, ये सिर्फ आ से ही मिलकर बने हैं। ये क्या होता है, इसमें आ की आवाज़ आती है, और ये क्या आता है, मुंह और नाक दोनों से आता है। इसके अलावा एक ई वाला भी आता है, वो भी क्या आता है, बाकी जितने भी हैं, सारे बाकी सारे जो भी हैं वो किस में आ जाएंगे, मुंह से, सिर्फ मुंह से हवा निकलती है, जिसमें क्या आ जाएगा, आ ई उ औ सॉरी, ए आई, जितने भी होंगे ना वो किस में आ जाएंगे, ये आ जाएंगे, आ ई, ई उ उ ए आई ओ, और यहाँ पर आपका हो जाएगा औ। ये सारे जितने भी होंगे ये किससे आएंगे, जो मुंह से निकलती है आवाज़, सिर्फ मुंह और नाक से किससे निकलती है, अंग और आह में निकलती है, आह में निकलती है। नाक से निकलती है, ये निकलती है। अब इसी में क्या कर दिया ना, स्वरों को कुछ कुछ अलग अलग भागों में डिवाइड कर दिया। अब ये जो मुंह नाक से हवा निकल रही थी, तो इसके आधार पे क्या डाल दिया, इनको अलग अलग भागों में डाल दिया है। तो यहाँ पे हम देखेंगे इसके अलग अलग भाग, जैसे क्या दिया है, कुछ में क्या निकलती है, कंठ से निकलती है, किसी में ओठ से निकलती है। तो हम यहाँ पे देखेंगे, जैसे हमारा जो आ है वो क्या है, कंठ वाला है। अ और कैपिटल आ, इसका देखेंगे। फिर हमारा जो ई है वो क्या है, किससे निकलता है, यहाँ पर ई से निकलता है, उ उ, और यहाँ पे उ। फिर हमारा आ जाता है इसके बाद ए, ऋषि जो आता है हमारा, ऋषि वाला जो होता है, ऋषि वाले की बात करेंगे तो ऋषि, ऋषि हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा ओ, और यहाँ पे हो जाएगा औ। ये हो गया। और बाकी ये हमारा क्या हो गया, कंठ, और ये क्या हो जाएगा, ये हो गया अंक और इसमें जो ये अंक होता है ये नासिका से निकलता है, नासिका। बाकी भी होता है नासिका से निकलता है, ये क्या होता है, कंठ से निकलता है, कंठ से निकलता है। ये क्या निकलता है, आ की जो मुंह से, कंठ के कौन से, मुंह के कौन से भाग से हवा निकलती है, यहाँ पे कंठ से निकलती है। और इसी के साथ साथ हमारा जो दूसरी है वो ई, उसको क्या नहीं कहते हैं, यहाँ पर जो आपकी आती है तांतव्य, 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 तांतव्य यानी कि दांतों से, दांतों से ई, तो दांतों से हवा निकलती है ई। जो ये आपका है यहाँ पर ओष्ठ से निकलती है, ओष्ठ, ओष्ठ यानी कि होठों से, ओष्ठ से ऊ यहाँ से हवा निकलती है। और ऋषि जो आ जाता है आपका, ऋषि आता है कंठोस्थ, यानी कि ऋषि की जो आ जाती है कंठ, कंठ, कंठ प्लस ओष्ठ, दोनों से हवा निकलती है। और बाकी जो जो आ जाता है ये आ जाता है आपका ओ औ। तो ओ औ जो होता है आपके मूर्धन्य होते हैं, मूर्धन्य हो जाते हैं। तो ये देख लीजिएगा एक बार। और इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो सभी नोट करके यहाँ पे लिख लेना,
सभी जो स्वर होते हैं, सभी स्वर सघोष क्या होते हैं? सघोष होते हैं, सघोष। सघोष होते हैं, सघोष होते हैं। सभी स्वर क्या होते हैं? सघोष होते हैं। और सभी स्वर क्या होते हैं? अल्प प्राण होते हैं। सभी अल्प प्राण भी होते हैं, अल्प प्राण, अल्प प्राण। तो क्या होते हैं? अल्प प्राण भी होते हैं। तो ये देख लीजिएगा, सभी स्वर क्या होते हैं? सघोष होते हैं और अल्प प्राण होते हैं। तो पूछ सकता है कि स्वर सघोष का मीन्स क्या होता है? उनमें क्या होती है? ध्वनि उत्पन्न होती है, यानी कि सघोष होते हैं। अघोष जिनमें ध्वनि उत्पन्न नहीं, मतलब कंपन उत्पन्न होती है। कंपन उत्पन्न होना कहलाता है सघोष होना। और कंपन उत्पन्न नहीं हो रही है, जैसे आप आ बोलेंगे, ई बोलेंगे तो क्या होगी? कंपन हो रही है, तो इसे कहेंगे सघोष। क बोलेंगे तो कंपन नहीं हो रही है ना। इसी तरीके से सघोष होते हैं। जैसे अलग अलग कुछ और होता है व्यंजन में। तो अल्प प्राण का मतलब होता है इनको बोलने में क्या होता है? कम समय लगता है। प्राण मतलब कम समय लगा। प्राण हमारे प्राण जो है तो कम प्राण लगते हैं हमारे, तो अल्प प्राण होते हैं। और क्या होते हैं? सघोष हो गए। तो ये हमारा हो गया स्वरों से रिलेटेड, यानी कि वर्णमाला में हमारे स्वर। तो बाकी स्वरों को मैंने यहाँ पे डिफाइन कर दिया था और इनके बारे में बता दिया। बाकी कल की क्लास में इनको एक बार रिवीजन कर देंगे और देख लेंगे व्यंजन के बारे में, क्योंकि टाइम जो हो गया है काफ़ी हो गया है। तो चलते हैं, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और इसी तरह से तैयारी करते रहिए।